अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, इस पर चर्चा करते हैं। किस तरफ से आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे। सबसे पहले हम वो चीजें जानते हैं जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को नुकसान करने वाले जो कारक हैं। तो हम यहां देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव को हानि पहुंचाने वाले कारक। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सरल टॉपिक है, आराम से समझना इसको। जैसे कि वनों का कटाव, यानी कि वनों का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब समाप्त होना, डिफॉरेस्टेशन। जैसे वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, वनों की समाप्ति। मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, बहुत सारे निर्माण कार्य, मृदा अपरदन जिसको हमने पहले डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद में आपके निर्माण कार्य, मानव द्वारा जो निर्माण कार्य किए जाते हैं, यानी कि मानवीय गतिविधियों द्वारा, जिसको आप कंस्ट्रक्शन वर्क कहते हैं। इसके बाद में दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर, दावानल यानी कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल की आग, जंगल की आग यानी कि फॉरेस्ट फायर। ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ये सॉइल एरोजन हो गया। यहां पर एक शब्द मुझे और याद आ रहा है, बड़वानल। देखिए, दावानल मतलब जंगल की आग, बड़वानल मतलब समुद्र की आग। हालांकि यहां पर इसका जिक्र नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये कि जंगल की आग को दावानल कहेंगे और समुद्र की आग को बड़वानल कहेंगे। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूस्खलन यानी कि जो लैंडस्लाइड होता है, पर्वत जो है, बड़े बड़ी चट्टानें अपनी जगह छोड़ देती हैं, उससे भी प्रकृति को हानि होती है। उसके बाद में जानवरों का शिकार, जानवरों का जो शिकार होता है मानव के द्वारा, उससे भी प्रकृति को बहुत लॉस हो रहा है। ये चीजें हैं। देखिए, ये वो तरीके हैं जिससे मानव प्रकृति को या प्रकृति को हानि हो रही है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। वनों का खत्म होना, मृदा का अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन या जानवरों का शिकार, ये सारी चीजें लिस्ट आउट किया है। अब देखिए, इसको संरक्षित करने के क्या क्या उपाय हैं। तो उपायों के अंदर जो सबसे पहला जो ले रहा हूं मैं, संरक्षण के उपाय। तो सबसे पहले उन प्रयासों को लेते हैं जो सरकार कर रही है। तो सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क बनाए हैं। ये एक सरकार का प्रयास है, नेशनल पार्क। नाम हमने कई बार सुना है। ये होता क्या है? ये सरकार कुछ लैंड को, कुछ भूमि को, कुछ जगह को आरक्षित रिजर्व कर देती है कि वहां पर मानव की कोई गतिविधि नहीं होगी, बिना किसी अनुमति के कोई व्यक्ति जाएगा नहीं। लेकिन अब इसको परिभाषा में कैसे लिखें? तो राष्ट्रीय उद्यान है कि वह नामित या अधिकृत क्षेत्र जिसके अंदर प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जीव है, वो सुरक्षित रहे। तो हम लिखते हैं कि वह नामित प्राकृतिक, यानी नॉमिनेटेड, वह नामित प्राकृतिक क्षेत्र, वह नामित प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संपदा, वन्य जीव और पारितंत्र को संरक्षित किया जाता है। जहां तीन चीजें हैं, प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी आपके, जंगल के जीव यानी कि वन्य जीव, और जो इकोसिस्टम है उनका, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, पारितंत्रों, जितने भी पारितंत्र है उनको संरक्षित यानी कि सुरक्षा प्रदान की जाती है, संरक्षित किया जाता है। देखिए, नेशनल पार्क जो है ना, बहुत अच्छा टर्म है।
ये तो इसकी परिभाषा हो गई। और सीधे सीधे शब्दों में आपको यह समझना है कि भाई एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सरकार ने रिजर्व कर दिया है, वहां पर मानवीय गतिविधियां नहीं होगी, जंगल की जो संपदा है उसको बचाया जाए। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं मित्रों, तो भारत के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क है, अभी इनकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा आपने। देखिए 1935 के अंदर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान 1935 में स्थापित किया गया, ये उत्तराखंड में। देखिए नेशनल पार्क की चर्चा इसलिए मैं आपसे चर्चा चाह रहा हूं, इसकी परिभाषा, इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, कुछ हमें ध्यान में रखना चाहिए इन चीजों को। इस उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है रामगंगा नदी। इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी निकलती है। रामगंगा नदी निकलती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, पहले यह हेली नेशनल पार्क था। तो ये चीज आपको नेशनल पार्क का जब जिक्र आया तब ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है भारत का वो लेह के अंदर है, हिमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वो है हिमिस, जो कि लेह के अंदर है। हिमिस ये है, फिर आपका ये है, पहले ये हिली से था और ये अगला पॉइंट है। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, 11 नेशनल पार्क हैं, इसलिए इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहता है। सर्वाधिक नेशनल पार्क यानी कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 11, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था और मैंने यहाँ पे शेयर की। नेशनल पार्क का जिक्र आया तो मैंने यहाँ पर कुछ शेयर किया आपके साथ, आशा है आपको अच्छा लगेगा। देखिए नेशनल पार्क के अलावा जो दूसरा जो भारत सरकार ने जो ट्राई किया है या जो काम कर रही वो है, भारत नहीं वो विश्व लेवल पर हो रहा है, इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीव मंडल निश्चय। जीव मंडल निश्चय, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर। देखिए रिजर्व से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी जगह है जो आरक्षित कर दी गई, लेकिन ये इससे बड़ा कंसेप्ट है। नेशनल पार्क से भी बहुत बड़ी जगह, और ये सब जगह जो है आपस में जुड़ी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां होती है पक्षियों की, पशुओं की, जंगली जानवरों की, और एक बहुत बड़ा एक पारितंत्र होता है इनका जो विश्व समुदाय की देखरेख में रहता है। विश्व ने एक अंतरराष्ट्रीय समझौता करके, तो बायोस्फीयर रिजर्व जिसका यूनेस्को भी इसकी देखरेख कर रहा है, बहुत बड़ा एक टर्म है ये। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि प्राकृतिक संसाधनों की एक रक्षित श्रृंखला है, ये चेन है, ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षित श्रृंखला, एक चेन है जिसको रिजर्व किया गया, इसको सेव करने के उद्देश्य से। और ये श्रृंखला एक नेटवर्क से जुड़ी हुई जिसको वैश्विक नेटवर्क यानी ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं, जिसे वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ये चेन है और विश्व समुदाय की जो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इसकी देखरेख करती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल रिजर्व, और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। भारत के अंदर कुछ मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी क्षेत्र, सुंदरवन का डेल्टा, नीलगिरी, सुंदरवन,
कच्छ, गुजरात, रेगिस्तानी प्रदेश, वहां भी पालीतंत्र, वहां भी बहुत सारे। देखिए इस जगहों से ही आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा कुछ बर्ड सेंचुरीज भी हैं, पक्षी अभ्यारण्य भी हैं, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत सरकार वाइल्ड लाइफ अभयारण्य, अभय यानी कि बिना डर के वहां पे उस जंगल के अंदर जब वन के जीव तो विचर करते हैं, इसको कहेंगे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आपका आता है पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली भारत के बहुत प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी, ये सब सरकार के जो है वो प्रयास हैं पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो 94 सबसे ज्यादा तो अंडमान निकोबार में ही है। पक्षी अभ्यारण्य मैंने आपको बताया डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली नाम आपको याद रखना है। भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारी बाघ परियोजनाएं चलती हैं टाइगर को बचाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एड के हिसाब से ये आपको ये सरकार के प्रयास है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो सामुदायिक लेवल पर यानी कि सामाजिक स्तर पर हमें करने होते हैं, जैसे कि स्कूल में कार्यक्रम चलाना, वन महोत्सव मनाना, खुद आगे जाकर के नदियों को साफ रखना, झीलों को साफ रखना, क्योंकि वो भी प्राकृतिक आवास हैं, पेड़ों को नहीं काटना। कुछ हम और लिखते हैं जैसे कि संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। संकरी घाटियां यानी कि जो वैलीज है जहां भी पानीतंत्र बहुत मजबूत होता है, नदियों, जो झील, लेक्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स, नम भूमि, उसका संरक्षण करना, यह भी इसका उपाय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वन महोत्सव मनाना, वानिकी कार्यक्रम चलाना, वन महोत्सव, वानिकी कार्यक्रम यानी कि फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, स्कूल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर चलाना, आयोजित करना, जिससे लोग जागरूक हो कि भाई पर्यावरण को हमें बचाना है, इन जीवों को बचाना है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है, उस पर जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता लाना। पक्षियों को, जंगली जानवरों को, दुर्लभ जाति के जो जितने भी जीव हैं, पक्षियों, जानवरों व दुर्लभ जाति के, दुर्लभ यानी जो मुश्किल से मिलती हैं, दुर्लभ जाति या प्रजाति के जीवों को बचाना। अब जब दुर्लभ की बात आई है तो मैं आपको यहां पर एक और क्लू आपसे शेयर करूंगा। यहां पर देखिए, एक होता है रेड डाटा बुक। रेड का मतलब डेंजर है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो विलुप्त यानी कि जो खत्म होने वाले हैं या जो खत्म हो गए हैं या जिनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उन सभी विलुप्त या संकट प्राय प्राणियों यानी कि जीव जंतु के प्राणियों की सूची होती है। उसके अंदर कई बार पूछा जाता है रेड डाटा बुक क्या है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक परिपाटी, एक संगठन काम करता है, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। CITES, द कन्वेंशन यानी कि एक ये अंतरराष्ट्रीय समझौता है, और इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो सहयोग है, ट्रेड यानी कि व्यापार को प्रतिबंधित करना, इन एंडेंजर्ड यानी कि जो बहुत ही संकट प्राय, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, स्पीसीज यानी कि प्रजातियां, ऑफ वाइल्ड यानी कि वन्य, फौना एंड फ्लोरा यानी कि वनस्पति और वन्य जीव जितने भी हैं। CITES, इसको आप ध्यान रखेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं।
CITES, साइट्स। जब आप किताब में देखेंगे तो इसको आपको मिल जाएगा कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब एक परिपाटी है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, देखिए मैं इसको हिंदी में लिखा हुआ, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered CITES, endangered species of wild fauna and flora, species of wild यानी कि जंगली, वाइल्ड fauna एंड फ्लोरा, ये साइट्स है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत सभी देशों ने ये मिलकर के डिसाइड किया है कि हम लोग एक ऐसा समझौता करते हैं कि किसी भी जंगली जानवर या जो विलुप्त प्राय संकटापन्न जो जीव जंतु है या जो पेड़ पौधे हैं जो बहुत दुर्लभता से मिलते हैं उनका आप व्यापार प्रतिबंधित करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कानून का अपराधी होगा और उसको सजा दी जाएगी। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको एक तो साइट्स की जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, और जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जब आपकी जो पाठ्य पुस्तक उसके अंदर इसमें डिटेल में दी हुई है। तो देखिए मैंने कोशिश की है इसके अंदर, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान किससे होता है, इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, थोड़ा नेशनल पार्क के बारे में और साइट्स के बारे में। ये देखिए क्विक रिवीजन लेते हैं। वो सबसे पहला था कि हानि कैसे हुई। तो ये हानि के लिए मैंने आपको 6 कारण बताए हैं। इन 6 कारणों के बाद में आपको संरक्षण के उपाय लिखने हैं। पहला नेशनल पार्क, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा वाइल्ड लाइफ, चौथा बर्ड सेंचुरी। ये तो सरकारी प्रयास है। फिर और क्या कर सकते हैं, संकरी घाटियों झीलों को संरक्षण करना, नदियों को वन महोत्सव मनाना, पक्षियों को, जंगली जानवरों को बचाना। फिर ये एक रेयर डाटा बुक का कंसेप्ट है कि जो प्राणी विलुप्त हो रहे हैं ना, खत्म हो रहे हैं, उनको संरक्षित कैसे किया जाए। इसको आप थोड़ा सेपरेट करेंगे। ये नेशनल पार्क के बारे में जानकारी है। नेशनल पार्क भारत में पहला कौन सा था, जिम कॉर्बेट था, उत्तराखंड का 1935 के अंदर। पहले इसका नाम हेली था, है ना, पहले इसका नाम हेली था। शायद 1960 के अंदर इसको स्वतंत्रता के बाद में और डेवलप किया गया। सबसे बड़ा है वो हिमिस है, लेह के अंदर। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। फिर साइट्स की जो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो दिया हुआ है, तो उसको आप देख लेंगे। और यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। इसकी जो वीडियो सीरीज है बहुत लंबी है, लेकिन आप अगर सारे वीडियो देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। अगली वीडियो सीरीज में, अगले वीडियो के अंदर हम नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप YouTube चैनल पे लगातार बने रहेंगे और जो नोट्स हैं अपने रजिस्टर में उसको लगातार मेंटेन करेंगे।